मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड का पेपर मानव भूगोल। उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल की जो विचारधाराएं हैं, उसका विचारधाराओं में अलग अलग विद्वानों ने विचारधाराएं प्रतिपादित की, जिसमें महत्वपूर्ण है नियतवाद या निश्चयवाद या प्रकृतिवाद, डिटर्मिनिज्म और एनवायरमेंटलिज्म। मुख्य हमारे सिलेबस में 3 विचारधाराएं हैं: निश्चयवाद की विचारधारा, संभववाद की विचारधारा और नवनिश्चयवाद की विचारधारा। तो आज हम बात करेंगे नियतवाद या निश्चयवाद की विचारधारा। यह प्राचीन संकल्पना है जो इस तथ्य पर आधारित है कि मानव के समस्त क्रियाकलाप, चाहे भोजन हो, रहन सहन हो, वस्त्र आचरण, व्यवहार आदि हो, उस सब पर भौतिक पर्यावरण का नियंत्रण होता है। प्रकृति के अभाव के कारण ही मनुष्य में जातिगत एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। अर्थात प्रकृति या पर्यावरण सर्वप्रधान है। इस विचारधारा में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। प्रकृति की प्रधानता के कारण ही नियतिवाद विचारकों को जियोक्रेट कहते हैं। नियतिवादी विचारधारा का विकास 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ, परंतु सर्वप्रथम मानव एवं पर्यावरण के संबंध के अध्ययन का प्रयास यूनान एवं रोम के विद्वानों द्वारा किया गया, जिसमें हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रैबो आदि के नाम मुख्य हैं। हिप्पोक्रेट्स ने ईसा से 420 वर्ष पूर्व अपने ग्रंथ वायु, जल और स्थान ऑन वाटर, एयर एंड प्लेस में एशियाई एवं यूरोपीय निवासियों के स्वभाव की भिन्नता को प्रकृति जन्य माना है। इसके अनुसार एशिया के निवासी आराम पसंद होते हैं, यद्यपि यूरोप के लोग कठिन परिश्रम में होते हैं, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत कठोर वातावरण में रहकर अपने जीवन, भोजन, वस्त्र की प्राप्ति के लिए अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है। इसी प्रकार उन्होंने पर्वतों पर निवास करने वाले छोटे कद के बहादुर लोगों की तुलना में सूखे स्थान पर रहने वाले लोगों की भी तुलना की है। मैं अपनी पुस्तक राजनीति पॉलिटिक्स में इस प्रकार का विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं, परंतु उनमें विचारों और तकनीकी कौशल का विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि अभाव होता है। परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्रों की तुलना में वे स्वतंत्र होते हैं। उनमें राजनीतिक संगठन का सर्वथा भाव मानव भूगोल में रहता है, जिससे वे अपने पड़ोसी देशों पर शासन करने में असमर्थ रहते हैं। इसके विपरीत एशियाई लोग चिंतनशील, कुशल होते हैं, परंतु इनमें साहस और उत्साह की कमी पाई जाती है। यूनान की केंद्रीय स्थिति होने के कारण यहाँ के निवासियों में उक्त दोनों गुण पाए जाते हैं। रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इनके अनुसार रोम की समानता संपन्नता के कारण इटली की आकृति, धरातलीय संरचना, जलवायु तथा क्षेत्रीय संबंध था, जिसमें शक्तिशाली रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ। जीन बोर्डिन ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में तुलना करते हुए लिखा है कि उत्तरी क्षेत्र के लोग पशुवत क्रूर उत्साही होते हैं, जबकि दक्षिणी क्षेत्र के निवासी प्रतिशोधी, चालाक, परंतु झूठ से पृथक रहते हैं। इसी प्रकार मोंटेक्यू ने जलवायु तथा मिट्टी को महत्व देते हुए लिखा है कि शीत जलवायु के लोग शारीरिक रूप से मजबूत, अधिक साहसी, स्पष्टवादी, कम अंधविश्वासी, कम चालाक होते हैं, जबकि इनकी अपेक्षा उष्ण जलवायु के लोग वृद्ध लोगों की भांति डरपोक, शरीर में दुर्बल, आलसी और निष्क्रिय होते हैं।
इसी तरह से किरचॉफ ने अपनी पुस्तक मानव एवं पृथ्वी मैन एंड द अर्थ में लिखा है कि बैसाल्ट चट्टानों का प्रभाव मानव प्रकृति पर अत्यधिक परिलक्षित होता है। इनके अनुसार बैसाल्ट प्रदेश के निवासियों पर शासन करना कठिन है, वे राजद्रोह और अधर्मी होते हैं। अरब भूगोलवेताओं के लेखन में भी नियतवाद को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से आसमुद्दीन ने भी अपने विचार में लिखा है कि जब बाहुल्य क्षेत्र के लोग प्रसन्नचित्त व विनोदी स्वभाव के होते हैं, जबकि शुष्क प्रदेशों के लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। खुले वातावरण में रहने वाले चरवाहे दृढ़ निश्चयी, शक्तिवान, बुद्धिमान और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। जर्मनी भूगोलवेता कांट ने भी मानव पर्यावरण संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने भी प्राकृतिक भूगोल का प्रभाव मानव के इतिहास पर बताया है। अपनी पुस्तक भौतिक भूगोल फिजिक्स ज्योग्राफी में उल्लेख किया है कि न्यू हॉलैंड के तट के निवासी के क्षेत्र आधे बंद रहते थे, जिसके कारण वहाँ के वातावरण में असंख्य मक्खियाँ उनकी आंखों पर उड़ती रहती थी। कांट के अनुसार गर्म देशों के निवासी सामान्यतः सुस्त और डरपोक होते हैं, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों के जो लोग हैं वो कायर और अंधविश्वास से होते हैं। इसी तरह से उन्होंने स्थलकृति के प्रभाव को दर्शाते हुए लिखा है कि पहाड़ी प्रदेशों के लोग अध्यवसायी, हंसमुख, योद्धा, स्वतंत्र प्रिय और देश प्रेमी होते हैं। जलवायु के प्रभाव का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव न केवल मानव पर अपितु पशु पक्षी जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। नियतवाद की 19वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान रिटर और हम्बोल्ट द्वारा विशेष समर्थन प्राप्त हुआ। कार्ल रिटर ने अपनी पुस्तक अर्धकुंडे में मानव केंद्रित उद्गम को अपनाते हुए कहा है कि प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव मानव के शारीरिक संगठन, स्वास्थ्य एवं प्रकृति पर पड़ता है। उनके अनुसार तर्कमान लोगों की आंखें छोटी होने के कारण मरुस्थलीय जलवायु की रिटर ने अपने ग्रंथ यूरोपा में भी विभिन्न देशों की ऐतिहासिक भूमिका और प्रकृति के प्रभाव का उल्लेख किया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि उनकी विशेषता वातावरण के फलस्वरूप होती है। उन्होंने समुद्र और नदियों के साथ परिश्रम और संघर्ष करके भूमि प्राप्त की है। उनके आकाश बादलों से आच्छादित और वर्षायुक्त रहते हैं, इसलिए उच्च भूमि का अभाव है जिसमें रोमांचकारी पहाड़ी और नदी घाटियाँ हैं। हम्बोल्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस में भौतिक वातावरण एवं मानव क्रियाकलापों के मध्य संबंधों का वर्णन किया। उन्होंने पूर्वकालीन सभ्यताओं के विकास में भूमध्य सागर के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है कि फोनिशियन लोगों की बढ़ती हुई शक्ति और हेलेनिक राष्ट्रों का तीव्र गति से विस्तार समुद्री प्रभाव का परिणाम है। हम्बोल्ट के अनुसार पर्यावरणीय परिस्थितियों में भिन्नता के कारण ही पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के निवासियों की जीवनचर्या, रहन सहन, शारीरिक लक्षणों में अंतर पाया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मनुष्य में बुद्धि बल और आश्चर्यजनक क्षमता है, जिसके द्वारा वह अपने आप को सभी प्रकार की जलवायु में रहने योग्य बना लेता है। परंतु बुद्धि बल क्षमता होते हुए मनुष्य सभी क्षेत्रों में पार्थिव जीवन से निरंतर जुड़ा हुआ है। डार्विन ने अपनी ग्रंथ जीवों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पेस में प्राकृतिक वातावरण के महत्व को स्पष्ट करते हुए विकासवादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार अन्य जीवों की भांति मानव का विकास भी प्राकृतिक वातावरण के आधार पर हुआ है। इस क्रिया में प्राकृतिक छांट नेचुरल सिलेक्शन की क्रिया काम करती है। इस प्रकार डार्विन ने वैज्ञानिक नियतिवाद का सूत्रपात किया। प्राकृतिक शक्तियाँ मानव प्रजातियों को प्रभावित करती हैं, उनके रंग रूप शरीर की बनावट को प्रभावित करती है। हीकल ने प्राकृतिक घटनाओं तथा मानव की सामाजिक क्रियाओं एवं व्यवहार से संबंधित अपने अध्ययन में पाया कि दूसरों का वध करने और आत्महत्या करने जैसे अपराधों की संख्या सखी ज्वार भाटों ऋतुओं की गति के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। और इंग्लैंड
में विवाहों की संख्या का अनाज के मूल्य निर्धारण से निश्चित संबंध है। अतः मानव की अधिकांश क्रियाएं प्राकृतिक वातावरण के से प्रभावित होती हैं। ब्रिटिश समाज शास्त्री बकल ने अपनी पुस्तक इंग्लैंड में सभ्यता का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड के दोनों खंडों में मानवीय क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव को उल्लेख किया है। उन्होंने मानवीय क्रियाओं, व्यवहारों, अपराधों आदि के आंकड़ों का विश्लेषण कर सिद्ध किया है कि जलवायु, भोजन, मिट्टी, सामान्य प्राकृतिक दृश्यों ने मानव के विचारों को प्रभावित किया है। बकल के अनुसार अफ्रीकी और एशिया की सभ्यता पर भी मिट्टी और उर्वरता का प्रभाव दिखता है। फ्रांसीसी विद्वान फ्रेडरिक लिपले ने भी अपने सिद्धांत स्थान, कार्य, लोग, प्लेस, वर्कफोक में वातावरण को प्रधान मानकर मानव समाज, सामुदायिक संगठन और क्रियाकलापों पर उनके प्रभावों को शक्तिशाली माना है। एडम डिमोलियस ने अपने ग्रंथ सामाजिक भूगोल में पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा है कि समाज वातावरण द्वारा निर्मित होता है। उनके अनुसार मंगोल प्रजाति एशियाई स्टेपीज से, एस्किमो लैंप्स निवासी टुंड्रा से, निग्रो प्रजाति अफ्रीकी जंगलों से प्रभावित होते हैं। इसी तरह से रेडजेल ने भी वातावरण को प्रभावित माना है। रेडजेल को नियतवाद का प्रेरणा माना गया है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एंथ्रोपोग्राफी में यह स्पष्ट किया है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक क्रियाकलाप वातावरण की देन है। जनसंख्या वितरण में विभिन्न वातावरण के कारण हैं। रेडजेल का मत था कि मानव अपने वातावरण की उपज है। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ ही मानव जीवन को ढालती हैं। रेडजेल के अनुसार हमारी बुद्धि, संस्कृति, सभ्यता के विकास की तुलना एक स्वच्छंद चिड़िया की बजाय एक पौधे के तने से ही की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से बंधे रहते हैं। तने की टहनियाँ चाहे आकाश की ओर जाती हों, परंतु पैर तो सदैव जमीन पर टिके रहते हैं और धूल को धूल में मिलना पड़ता है। इसी तरह से रेडजेल की शिष्या अमेरिकी भूगोलवेत्ता कुमारी एलेन चर्चिल सैंपुल ने भी नियतवाद को प्रभावित ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट में भी वातावरण के प्रभाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल यह नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है, उसके धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए, उसके विचारों को दिशा दी, उसके समक्ष ऐसी घटनाएं प्रस्तुत की जिससे उसके शरीर को बल मिला, बुद्धि तीव्रता हुई और वो नौसंचलन, सिंचाई की समस्याओं को भी कर पाया। सैंपुल का मत था कि मानव का शारीरिक गठन, मानसिक स्थिति और सामाजिक क्रियाकलापों पर वातावरण की छाप लगी है। नदी घाटियों के निवासियों को प्रकृति ने उपजाऊ मिट्टी से बांध दिया। वह अपने विचारों और आकांक्षाओं को शांत और नीरस एवं कठिन कार्यों में जकड़ लेती है। इसी तरह से सैंपुल ने विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा कि पर्वत के निवासी प्रमुख रूप से रूढ़िवादी, साहसी, सरल स्वभाव और संकुचित मानसिकता के होते हैं, क्योंकि उनका वातावरण बाह्य विश्व से जुड़ने का अवसर नहीं देता। इसके विपरीत मैदानों के निवासी सक्रिय, संवेदनशील, लचीले स्वभाव के होते हैं, परंतु कम साहसी होते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तरी यूरोप और के लोग उत्साही, दूरदर्शी, गंभीर, भावुक, तुलना में विचारवान, लापरवाह के तुलना में सतर्क होते हैं, जबकि दक्षिण में उपोष्ण भूमध्य सागर क्षेत्र के निवासी आराम तलब, केवल दबाव और आवश्यकताओं में कार्य करने वाले, प्रसन्नचित्त, भावुक, कर्मशील और सभी गुणों से युक्त होते हैं। नियतवाद के समर्थन में अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन का नाम भी प्रमुख है। उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सभ्यता और जलवायु, सिविलाइजेशन, क्लाइमेट, संस्कृति के मुख्य स्रोत, मेन स्ट्रीम ऑफ सिविलाइजेशन आदि में भी प्राकृतिक वातावरण के मानव पर नियंत्रण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय क्रियाकलापों पर
रहन सहन पर, सांस्कृतिक तत्वों जैसे कला, साहित्य, धर्म आदि को प्रभावित करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जलवायु प्रभावित करती है। उन्होंने किसी प्रदेश में सभ्यता की मुख्य उपलब्धियां वहाँ की विशेष जलवायु को बताया है। देशों के इतिहास की धड़कनें भिन्न भिन्न जलवायु और परिवर्तनशील प्रकृति का परिणाम है। हंटिंगटन ने यूनान के स्वर्ण युग को, पश्चिमी यूरोप के पुनर्जागरण और लोहा उत्पादन की कमी और अधिकता के क्रम, शेयरों के मूल्यों को भी जलवायु क्रम से संबंधित माना है। उन्होंने बताया कि अच्छे जलवायु के निवासी परिश्रमी, ईमानदार, आत्मनियंत्रित तथा सत्यवासी होते हैं, जबकि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में विज्ञान और तकनीकी का विकास वहाँ के वातावरण से प्रभावित माना गया है। जबकि इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लोग पिछड़ेपन का कारण है। उष्ण, आर्द्र, कष्टदायी जलवायु वहाँ के लोग सुस्त, आलसी और निष्क्रिय, संदेह से भरे और डरपोक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैकेंडर, डेविस, बोमेन, रॉबर्ट सावर आदि विद्वानों ने भी समाजों के विकास का चयन नियतिवादी दृष्टिकोण से किया है। इन विद्वानों ने इन तथ्यों को पूर्णतः स्पष्ट किया कि जलवायु से मिट्टी के प्राकृतिक गुण प्रभावित होते हैं, जो अंततः वहाँ की फसलों के प्रारूप को, खाद्यान्नों को, खान पान, वहाँ की स्वास्थ्य संरचना, शारीरिक सभी को प्रभावित करते हैं। सभी से यह स्पष्ट होता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक नियतवाद का मानव पर्यावरण अध्ययन पर पर्याप्त प्रभाव रहा। वातावरण को शक्तिशाली मानते हुए हम्बोल्ट, रेटार, रेडजल आदि विद्वानों के मानव के अस्तित्व को भी स्वीकारा। वातावरण निसंदेह मानव को प्रभावित करता है, परंतु मानव की वातावरण को परिवर्तन कर सकता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नियतवाद की अवधारणा में शिथिलता आई तथा मनुष्य को प्रकृति की दासता से ऊपर देखा जाने लगा। कार्ल सावर ने आधुनिक नियतवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध को भी बताया है। इस तरह से, इस प्रकार यह जो नियतवाद की जो विचारधारा है, प्रकृति प्रति विचारधारा है,